What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्त? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ा ही प्यारा आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। स्टार्टिंग में कुछ ओवरव्यू लेंगे जो न्यूज़पेपर का, और इसके बाद में एडिटोरियल देखेंगे। बड़े ही प्यारे एडिटोरियल है। एक आंसर भी मिलेगा आप लोगों को, एक क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को आंसर लिखने के लिए, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और बहुत कुछ चीजें आप लोगों को ऐसी जानने को मिलेगी जो आप लोगों का माइंड सेट है वो एक चेंज होता हुआ भी आप लोगों को नजर आएगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, क्योंकि इस तरीके से हम लोग चीजों को कनेक्ट करके देखेंगे। अगर पहले कुछ और परसेप्शन था तो अब चीजें कुछ ना कुछ सही और इंप्रूव होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो बड़ा ही प्यारा ये डिस्कशन हमारा रहने वाला है। बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। चाहे इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। चाहे आप लोग आंसर राइटिंग की, ऐसे राइटिंग, एथिक्स, या फिर किसी के साथ में डिस्कशन के लिए, इवन जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर ये कि एसएससी में फायदा पहुंचाता है, आप लोग जब जीडी में जाते हैं, वहां वो ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं एसएसबी के अंदर, तो टॉपिक दिए जाते हैं आप लोगों को बोलने के लिए, तो वहां पर भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। तो हर एक लेवल पर ये फायदा पहुंचाएगा, एक आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर डेवलपमेंट लेकर आएगा। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये आ रही है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है और ये क्यों न्यूज में है और ये कब से न्यूज में है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले तो अभी हमारी कंट्री में देखिए इलेक्शन होने वाले हैं। केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, पुडुचेरी के अंदर। तो इसके चलते यहां पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड न्यूज में आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है बहुत सारा पैसा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहां से इकट्ठी करती है। तो इसको अभी यहां पर जो सुना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस इलेक्ट्रोल बॉन्ड से रिलेटेड, कि जिस तरीके से ये बेचे जा रहे हैं ये सही तरीका नहीं है। इससे जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए वो यहां पर नहीं मिल पा रहा है। तो इससे पहले आप लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में समझिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड कौन खरीद सकता है? या तो हमारी कंट्री का कोई सिटीजन या फिर हमारी कंट्री कोई कंपनी जो है वो यहां पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकती है। ये कहां से खरीदे जा सकते हैं? तो ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप लोग इनको खरीद सकते हैं। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये है कि ये जो है एक तरीके से ये जो आप लोगों ने एक बार खरीद लिए तो इन पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर आप लोगों के पास में ये है तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास में ही रहेंगे, आप लोग जिसको दोगे ये उसी के पास में उसी के होकर रह जाएंगे। यानी कि एक तरीके से यानी कि आप लोग किसी को दे नहीं सकते हो। ठीक है, तो पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। ठीक है, तो यहां पर ये बियरर को दिए जा सकते हैं डिमांड पर। तो ये बात यहां पर बोली जा रही है। इंट्रोड्यूस किए गए थे यहां पर ये जनवरी 29, 2018 यहां पर जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम लाई गई हमारी कंट्री में। किस किस डिनोमिनेशन में आप लोग ये बॉन्ड खरीद सकते हैं? ये खरीद सकते हैं 1000 का आप लोग एक बॉन्ड खरीद सकते हैं, 10,000 का खरीद सकते हैं, 1 लाख का खरीद सकते हैं, 1 करोड़ का खरीद सकते हैं। यानी कि 1000 से लेके 1 करोड़ की रेंज में आप लोग ये बॉन्ड खरीदकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि नो योर कस्टमर यानी कि केवीआईसी कंप्लेंट जो है वो डोनर के अकाउंट की कंप्लीट होनी चाहिए, और ये वैलिड रहेगा 15 डेज के लिए। जिस दिन आप लोगों ने खरीदा है तो 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी तक ये पहुंचाना है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है ये अवेलेबल रहते हैं 10 दिन के लिए, जो भी यहां पर अगर एवरी क्वार्टर की बात करें, यानी कि जब जनवरी में ये 10 दिन के लिए स्टार्ट किए जाएंगे, अप्रैल में 10 दिन के लिए, जुलाई में 10 दिन के लिए, अक्टूबर में 10 दिन के लिए। तो ये टाइम ड्यूरेशन रखा गया है जब यहां पर इनको खरीदा जा सकता है और पॉलिटिकल पार्टी तक बेचा नहीं जा सकता, बेसिकली दिया जा सकता है। एक तरीके से खरीदना और बेचना ही है अगर इसको इनडायरेक्ट वे में देखेंगे, क्योंकि कई सारे जो इस तरीके से जो डोनेशन दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं उसका फायदा लेने के लिए, ताकि बाद में उनको फायदा मिल सके। तो इस तरीके से यहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, हालांकि वर्ड गलत है, ये इस तरीके से नहीं कि हाँ बेचे जा रहे हैं, ये एक तरीका डोनेशन होता है। ठीक है, जो सेक्शन है यहां पर 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, तो यहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर रहती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर किसके अंदर होती है। तो सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट इसके अंदर रजिस्टर होती है। तो ये बॉन्ड किसको मिलेंगे? जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। एट लीस्ट यहां पर 1% जो वोट उसके द्वारा यहां पर गेन की गई हो, जो अभी लास्ट में रिसेंट इलेक्शन हुए या तो असेंबली के या फिर जनरल इलेक्शन, उसमें उन्हीं को यहां पर ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए जाएंगे। तो ये है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का फंडा। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का एनालिसिस किया गया तो यहां पर ये देखने को मिला कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिले हैं आज के में बीजेपी को, क्योंकि पावर में है। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये है कि आप लोग जिस बैंक से इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदोगे और किस पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग ये देकर जा रहे हो उसके बैंक में, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ना तो इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख सकता है, इसको कोई भी यहां पर बेसिकली ट्रेस नहीं कर सकता है, ओनली गवर्नमेंट के अलावा। तो ये यहां पर ये बोला कि गवर्नमेंट को कितना यहां पर पैसा मिल रहा है, तो इसके बारे में कैसा पता चलेगा? हम लोग को तो इसके बारे में आइडिया नहीं लग पाएगा। तो इसकी वजह से यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जो क्योंकि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पर प्रोवाइड नहीं करा रहा है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो कम से कम इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर चल क्या रहा है। तो इसके चलते ये गलत है। तो अभी यहां पर पहले भी बोला गया था कि जब इलेक्शन बार बार हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में केस को सुनना चाहिए। तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि इस केस को सुना जाएगा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है और क्या क्या चीजें यहां पर है, तो आगे इसके बारे में समझ में आ जाएगा।
ये काफी अच्छी न्यूज लगी मुझे और गवर्नमेंट का एक सॉरी अप्रिशिएट करने लायक क्या हो गया अप्रिशिएट करने लायक यहां पर एक स्टेप भी आप लोग बोल सकते हैं। क्या है यहां पर हमारी कंट्री में जो नितिन गडकरी साहब हैं, जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा बोला गया है कि आज की डेट में जो सड़कों के ऊपर जितने भी टोल बूथ लगे हुए हैं जहां पर आप लोगों का टोल टैक्स कटता है वो सारे 1 साल के अंदर अंदर हटा दिए जाएंगे और आप लोगों का जो टोल टैक्स कटा करेगा वो जीपीएस बेस्ड सिस्टम से कटा करेगा। जिस तरीके से अभी आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों की सबकी गाड़ी, जिसके पास भी गाड़ी है, उसमें अभी फिलहाल क्या लगा दिया गया, फास्ट टैग लगा दिया गया है। तो ये जीपीएस की हेल्प से यहां पर आने वाले टाइम में टोल कलेक्शन किया जाएगा। एक टाइम ऐसा था कि यहां पर लगभग 4.5 लाख करोड़ था, पर लेकिन फिलहाल ये टर्नओवर जो है 10 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है, जो कि टोल से यहां पर इनके द्वारा पैसा कलेक्ट किया जाता है। तो अभी हमारी कंट्री में सबको जो गाड़ी है जिसके पास में, उसको बोला गया कि आप लोग फास्ट टैग यूज कीजिए, ताकि जो भी टोल बूथ होते हैं वहां पर एक तो लाइन ना लगे, कई सारा टाइम वेस्ट होता है, इसी के साथ में जो एनर्जी यानी कि डीजल पेट्रोल वहां पर वेस्ट होता है, काफी लंबे समय तक लाइन में लगे। तो ये सारी चीजों को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कल जो कोविड-19 के केस निकल के आए 37,000, अकेले महाराष्ट्र के अंदर यहां पर 25,000 यानी कि 25,000 के करीब केस देखने को मिले। काफी लार्ज स्केल पर यहां पर भी फिलहाल जो है इसकी वजह से कई सारी डेथ भी होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका, बिहार, झारखंड, आसाम, ये नागालैंड, लद्दाख और इसी के साथ में यहां पर जो सिक्किम, यहां पर कई सारे लोगों की जान भी गई। तो कहने का मतलब यह है कि फिर से यहां पर जो चीजें हैं बढ़ती नजर आ रही है और हम लोग जितना इसको लापरवाही में ले रहे हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर अभी भी फिर से नहीं सुधरे, क्योंकि सेकंड जो स्ट्रेन आ रही है ये माना जा रहा है कि दवाई और ज्यादा प्रोटेक्टिव चाहिएगी अगर इनको कंट्रोल करना है। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न का इशू है हमारी कंट्री के लिए, खासकर यहां पर हमारी कंट्री का जो सीएए जो कि काफी लंबे समय तक चला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको लेकर और एक तरीके से S-400 डील को लेकर अभी बोला गया यूएसए के जो सेनेटर हैं उनके द्वारा डिफेंस सेक्रेटरी को लिखा गया कि इंडिया को इसके बारे में बात करनी चाहिए, इंडिया के साथ में हम लोग को इसके बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, एक तो सीएए के बारे में जब बात करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें कुछ लिमिटेड जो कम्युनिटी है उनको हमारी कंट्री में, खासकर लिमिटेड कम्युनिटी क्या ये बोला गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वहां से हमारी कंट्री में माइनॉरिटी लोग आ सकते हैं, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो इसके चलते क्रिटिसाइज ये हो रहा था कि रिलीजन पर फोकस देकर बेसिकली बनाया गया है। तो ये रिलीजन पर फोकस देकर अगर कोई इस तरीके से सेग्रीगेट किया जा रहा है पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो उसके ऊपर काफी बड़ा ये इश्यू निकल कर आया। तो ये था यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके बारे में यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिटिसिज्म हमारा किया गया, तो उसके बारे में बात की गई। दूसरा है S-400 सिस्टम। S-400 सिस्टम जो है ये एक तरीका डिफेंस सिस्टम है जो हम लोग रशिया से खरीद रहे हैं, और यूएसए के यहां पर एक कार्डसा है, कार्डसा करके एक एक्ट है यहां पर जिसको बोलते हैं ये काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। और ये डोनाल्ड ट्रंप का इजाद किया गया एक ऐसा आविष्कार है जिससे ये अपने साथ में जो भी लोग इनके साथ में व्यापार करते हैं, अच्छी खासी डिफेंस डील में रहते हैं, तो ये उनके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं। इंडिया के द्वारा ये जो परचेज किया जा रहा है, ये यहां पर जो S-400 सिस्टम, ये यहां पर अभी 5.5 बिलियन की जो डील है रशिया के साथ में यहां पर, उसके तहत यहां पर ये खरीदा जा रहा है। तो अभी रिसेंटली जो यूएसए के पार्टनर कंट्री है, जैसे तुर्की हो गया या फिर और भी कई सारी कंट्री है, तो उनके ऊपर यूएसए के द्वारा सैंक्शन लगाए जा रहे हैं कि वो भी S-400 डील यहां पर कर रहे हैं, किसके साथ में, रशिया के साथ में, और रशिया जो है वो उसका दुश्मन तरीके से देखते हैं उसको। तो इसके चलते बात यहां पर ये निकल कर आ रही है कि इंडिया को अब तक छूट क्यों दे रखी है, इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन क्यों नहीं लगाए गए S-400 डील को लेकर। तो जो बाइडेन का नया एडमिनिस्ट्रेशन आया वो इसको कैसे लेकर चलते हैं, तो वो मुद्दा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये है इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल बेसिकली इसके बारे में हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। देखिए, आज के में बात की जाती है डिसेंट के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग मुझसे सहमत नहीं है तो आप लोग मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि सर ये बात आपने गलत बोली, ठीक है, और वो क्रिटिसिज्म जो है वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि जिसने ऐसा लिख दिया और मैं उसको ब्लॉक कर दूं, ठीक है, ये नहीं कि जिसने ऐसा लिख दिया मैं उसको एकदम साइड में कर दूं कि हाँ बिल्कुल उसका जो एक तरीके से उठा के कमेंट डिलीट कर दूं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कोई मुझसे सहमत नहीं है तो उसकी हक है कि वो बोल सकता है कि सर इस बात से सहमत नहीं है। सेम फंडा हमारी कंट्री में सोशल मीडिया पर अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई लिखता है तो यहां पर खासकर इवन जर्नलिस्ट भी, जैसे अभी दिशा रवि की बात की गई, यहां पर इनके द्वारा कुछ बातें की गई यहां पर, जैसे कि इनके द्वारा एक टूल किट शेयर की गई थी यहां पर अपनी जो सहेली है ग्रेटा थनबर्ग के साथ में। तो उस टाइम पर कंडीशन ये देखने को मिली कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, देशद्रोह के चार्ज लगाए गए, कई सारी ऐसी कंडीशन देखने को मिली, कई सारे जर्नलिस्ट को पकड़ रखा है। तो अभी यहां पर इसके ऊपर बात ये की जा रही है कि अगर आप लोग डिसेंट भी सहमत नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा। डिसेंट को आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग उसके लिए कुछ से कुछ चीजें लेकर आ रहे हैं। जैसे कि अभी यहां पर हमारी कंट्री में जो इंटरमीडिएटरी
जो गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड लाए गए रूल 2021 के, इसके तहत यहां पर फर्स्ट ओरिजिनेटर को चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट किस टाइम किस इंसान ने कमेंट किया था, अगर इस तरीके से किसने हैशटैग रूल चलाया था, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या चीजें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। तो आप तो डायरेक्ट उनकी प्राइवेसी का भी हनन कर रहे हैं, उनकी किस तरीके से किसके साथ में बात हो रही है। तो ये एक तरीके से कई सारे ऐसे मुद्दे जिन पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है आजकल में गवर्नमेंट के ऊपर। पर लेकिन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम लोग वेलकम करते हैं डिसेंट को। ये बोलना, कथनी और करनी में यहां पर कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि अपनी कंट्री के लोग हैं, अपनी कंट्री गवर्नमेंट है, अपनी कंट्री के लोगों के द्वारा चुनी गई है, तो एक बैलेंस होना चाहिए जो कई बार नहीं देखने को मिलता है। तो इसके चलते क्रिटिसाइज भी किया जाता है कई बार गवर्नमेंट को, ठीक है। अब तो यहां पर पाकिस्तान के पापा ने भी बोल दिया कि इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन बना लो, तो अब अच्छे रिलेशन होने वाले हैं। तो बाजवा साहब जो है यहां पर, जो आज के दिन में चीफ है इनकी आर्मी के, उनके द्वारा बोल दिया गया कि पुरानी बातों को छोड़ो, माने कहते हैं छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर बनाते हैं एक नए अच्छे से रिलेशन दोनों भाई बहन। अगर बात करें यहां पर कंडीशन क्या है, पाकिस्तान की जो आर्मी का जो नॉर्मली अस्तित्व माना जाता है, माना जाता है कि उनकी आर्मी का अस्तित्व इसलिए क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ अपनी वार छेड़े रखते हैं। अगर इंडिया के खिलाफ वॉर छेड़ देंगे तो उनके पास में कोई काम नहीं रहेगा, तो कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन अब आर्मी ही चाह रही है रिलेशन अच्छे हो, तो आगे चलकर रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। देखते हैं किस लेवल पे रिलेशन पहुंचते हैं। रसिया के बारे में बात करें तो रसिया होस्ट कर रहा है अफगानिस्तान के साथ में पीस मीटिंग, तो देखते हैं ये पीस मीटिंग कितने अच्छे लेवल पर पहुंचती है, तो इसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये राज्यसभा में अभी पास किए जा रहे हैं यहां पर एफडीआई, जो बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। तो एफडीआई अगर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आएगी तो बाहर की कंट्री के भी लोग जो है हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो यहां पर अभी इसको जो बढ़ाने की बात की जा रही है 49 से इसको 79 एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जा सकता है। तो यहां पर बोल रहे हैं कि फॉरेनर को हम लोग को अपनी कंट्री का इंश्योरेंस सेक्टर नहीं देना चाहिए, उसका मिसयूज किया जा सकता है। पता चला हम लोगों ने एफडीआई दी यहां पर किसी पर्टिकुलर कंट्री को, और उसने वो जो एरिया है वो जाकर चाइना के हाथ में दे दिया, ठीक है। तो इससे हमारी कंट्री को नुकसान हो सकता है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं उनके साथ हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारी कंट्री में थोड़ा सा एक लिमिटेशन होनी चाहिए। अपोजिशन ऐसा बोल रही है, ठीक है। चलिए जो भी है, ये एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं। अगर यहां पर देखिए जो वुमेन है उनके खिलाफ स्टीरियोटाइप कमेंट किए जाते हैं, तो अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि जो जज है उनको बचना चाहिए कि इस तरीके कमेंट न करें कि अगर लड़की शराब पी गई थी उसके साथ में गलत हो जाएगा, छोटे कपड़े पहन रखे इसलिए रेप हो गया, जिसने रेप किया उसी के साथ में शादी कर लो, ये या फिर बीच में उनके सुलह करवा दो। अगर तुमने सुलह कर ली तो तुमको यहां पर इसके चलते सजा नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है ये गलत है, और जज को यहां पर इससे बचना चाहिए ऐसी हरकतें करने से। ये बातें यहां पर बोली गई हैं, ठीक है। तो सही भी है बेसिकली, देखिए ऐसे कमेंट सही नहीं है अगर ढंग से देखा जाए तो। इंडिया जो है उन्होंने श्योर किया है, यानी कि सपोर्ट करने की बात की है श्रीलंका को, क्योंकि यूएनएचआरसी के अंदर जो अभी यहां पर सुना जाएगा श्रीलंका का केस, तो उसमें देखते हैं क्या कंडीशन निकलती है। इसको बोलते हैं यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो श्रीलंका के ऊपर केस चल रहे हैं, यहां पर बहुत सारा नरसंहार किया गया जब यहां पर जब एलटीटीए वाली वॉर चली, तो उसके चलते कई सारे आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो देखने वाली बात है क्या काम चलेगा आगे, हमारी कंट्री के लोग हैं और क्या हम लोग इनको अप्रिशिएट करेंगे वहां पर या फिर अपोज करेंगे, तो वो आगे चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर ये आज का एक जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट है काफी बड़ा था, यहां पर ये उत्तर प्रदेश के बारे में है। तो बोला कि जो दशकों में नहीं हुआ वो 4 साल में हो गया। तो कानून व्यवस्था काफी बेहतर हो गई उत्तर प्रदेश में अकॉर्डिंग टू योगी जी। किसान जो है बहुत ज्यादा खुशहाल हैं उत्तर प्रदेश में अकॉर्डिंग टू योगी जी। ये तो देखिए काफी अप्रिशिएट करने वाली चीज है। ये तो हुआ है, खैर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, कई सारे एक्सप्रेस वे चल गए हैं जो काफी लंबे समय से कांग्रेस के टाइम पर पेंडिंग पड़े हुए थे। तो रोड बनाने में तो जो बीजेपी है वो शानदार काम करती है, फटाफट रोड बनती है। पर लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत सारी अच्छी चीजें चल रही हैं। सबसे ज्यादा जो बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है किसानों की या फिर महिलाओं की, तो वो बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज सुधरनी चाहिए। तो कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें, तो देखते हैं बैलेंस कहां पर बनेगा चलकर, ठीक है। आइए अब एडिटोरियल के ऊपर बात करते हैं। ये वाला आर्टिकल और जो ये वाला आर्टिकल है ये यूएसए के बारे में बात करें। ये वाला तो यूएसए की वेस्ट एशिया पॉलिसी के बारे में बात करें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये वाला जो यूएसए के रिलेशन है चाइना के बारे में बात करें। तो आर्टिकल को काफी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है, तो अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे क्या क्या बातें हैं। ये यहां पर तमिलनाडु के इलेक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आधार कार्ड को लेकर कई सारे लोगों को आज की डेट में राशन नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल के ऊपर भी नजर डालेंगे, और साइड में पूरा जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, कहां कहां पर क्या क्या कंडीशन, क्या नॉमिनेशन, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है।
तो वो सारी बातें जो यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। बाकी अगर लेक्चर सुनने के बाद में आप लोगों को लगता है यार इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास में होनी चाहिए, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। जो मैंने मंथली जो वीडियो बनाई है, जैसे जनवरी की होगी, फरवरी की होगी और दिसंबर की जो आधी वीडियो बची है लगभग अभी, वो भी आप लोगों की वीडियो आएगी अभी, तो उसकी सारी पीडीएफ आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाती है, ठीक है। तो उनको जाकर डाउनलोड कर लेना। पॉलिटी के जितने लेक्चर लिए हैं वो सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, तो यहां पर जुड़ जाइए। अगर नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास में नहीं आता है तो भी आप लोगों को यहां पर जुड़ जाना चाहिए। सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है। टेलीग्राम में स्टडी लवर वीर जाकर सर्च कर लीजिएगा। 1,30,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो उनको कुछ फायदा हो रहा होगा इसलिए जुड़े हुए हैं, तो आप भी यहां पर इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। आइए अब आर्टिकल के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। आर्टिकल जो है यहां पर ये बात की जा रही है रीसेट के बारे में। चाइना और जो यूएसए के रिलेशन है उनको रीसेट करने की बात की जा रही है, पर क्या ये रीसेट हो पाएंगे तो वो देखने वाली बात है। बोला है कि कोई आशा नहीं है अभी एकदम जो चाइना और यूएसए के रिलेशन है वो इंप्रूव हो जाए। अलास्का में अभी दोनों जाकर मिल रहे हैं, तो यहां पर मीटिंग हो रही है, तो अब क्या क्या बातें की जा रही है उसके ऊपर नजर डालते हैं। देखिए यूएसए और जो चाइना है ना, उनकी जो मीटिंग अलास्का में हो रही है उसमें कई सारी बातें अभी यहां पर रखी जाएंगी। अभी एक रोड मैप आप लोग बोल सकते हैं कि आगे चलकर फिर दोनों कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो मिले। फिलहाल अभी यहां पर इनके स्टेट सेक्रेटरी जिनका नाम है एंटोनी बिल्कन, ठीक है, जो इसी के साथ में यहां पर यंग जेची जो कि डायरेक्टर सेंट्रल फॉरेन अफेयर हैं चाइना के, साथ में मिल रहे हैं यहां पर यूएसए के जो यहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जिनका नाम है जैक सुलिवन, और इनके साथ में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं स्टेट काउंसिल जिनका नाम है यहां पर वेंग यी। ये 4 लोग यहां पर मिलकर दोनों के बीच में रिलेशन को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूएसए के द्वारा यह बोला गया कि भाई साहब इनसे साफ साफ बात की जाएगी, तो ये किस चीज को यहां पर ये इसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो चाइना की सुनिए, चाइना क्यों यहां पर अभी परेशान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा खेला खेला है चाइना के साथ में। वो क्या खेला है, एक तो बहुत सारे टैरिफ लगा दिए चाइना के ऊपर, टैरिफ भी ऐसे ऐसे लगा दिए कि चाइना को, क्योंकि देखिए बिजनेसमैन थे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो चाहते थे कि चाइना को ऊपर टैरिफ लगाकर अपने से आगे जाने से रोके। तो बिजनेसमैन माइंड के साथ में काम किया, दुनिया भर के टैरिफ लगा दिए, ठीक है। चाइना चाहता है कि ये टैरिफ हट जाए ताकि चाइना अपनी राहत की सांस ले सके। इससे चाइना को काफी नुकसान देखने को मिला। 5G टेक्नोलॉजी जो कि एक आने वाले टाइम में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, इसके चलते चाइना की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे हुआई हो गया वो सामने आ रही थी अपनी पावर को लेकर। तो अभी यहां पर यूएसए के द्वारा सैंक्शन लगा दिए गए कि चाइना की कंपनी काम नहीं करेंगी, क्योंकि चाइना की कंपनी जासूसी कर रही थी। तो इसलिए यहां पर ये भी एक तरीके से काफी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि दोनों कंट्री के बीच में बात की जाएगी। इसी के साथ में चाइनीज जो मैरीटाइम एक्शन है उनको लेकर जो यूएसए के द्वारा सैंक्शन लगाए जा रहे हैं चाइना के ऊपर, वो भी मुद्दे यहां पर डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का दबदबा काफी ज्यादा रहता है और चाइना कई सारी उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ वहां पर नजर आता है। तो ये भी मुद्दे रहेंगे जिसमें चाइना को टैकल करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि आज के डेट में अगर आप लोग देखिए ये मुद्दा है साउथ चाइना सी के अंदर, तो यहां पर फिलीपीन, वियतनाम जो भी कई सारी कंट्री हैं उनको चाइना कुछ नहीं मानता है और ये अपना एरिया बोलकर दबदबा दिखाता है यहां पर। इसी के साथ में यहां पर जो एक मुद्दा ये भी है, डोनाल्ड ट्रंप चाइना को कोरोना को चाइनीज वायरस बोलते थे। चाइना चिढ़ता था कि इसका नाम चाइनीज वायरस क्यों है जब इसका नाम पेंडेमिक रख रखा है, कोरोना वायरस रख रखा है उसका नाम, तो यहां पर चाइनीज वायरस क्यों बोलते हैं। तो इससे भी इनको मतभेद था। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये ऐसी ऐसी हरकतें करते रहते थे, वो फेमस थे इस चीज के लिए। एक एंटरटेनमेंट तो कम हुआ, ये तो मानना पड़ेगा आप लोगों को, यस या फिर नो। रोज जब भी सुबह सुबह उठते थे तो कुछ ना कुछ नजारा देखने को मिल जाता था कि अच्छा ऐसा हो गया, पता ही नहीं था यार किसने किया, डोनाल्ड ट्रंप ने। वो नहीं है वो मूवी देखी होगी आप लोगों ने, अक्षय कुमार और जो सलमान खान की है, शायद शादी में जरूर नहीं, मुझसे शादी करोगी, वो वाली मूवी। उसमें कहता नहीं है कि क्या लगा, किसको लगा, किसने मारा, समीर ने मारा, अरे किसको लगा, करनाल साहब को लगा। तो यही काम डोनाल्ड ट्रंप साहब करते थे हमेशा। तो यहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहां पर काफी कमर कसे बैठा है। यही बात इन्होंने क्वाड ग्रुप में भी की थी कि चाइना को लेकर कैसे टैकल करके चलना है। तो चाइना ने जो अभी रिसेंटली जिंगजियान वाले रीजन में और हांगकांग वाले रीजन में जो उल्टी सीधी हरकतें कर रखी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जिंगजियान वाले रीजन में क्या है, बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पर जो एक तरीके से माइनॉरिटी में है, तो वहां पर उनको काफी सर्विलेंस में रखा जा रहा है। उनके ऊपर काफी जो तकड़े तरीके से उनको एक तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो कई सारी ऐसी भी चीजें हैं कि उन्होंने अभी रिसेंटली तुर्की के साथ में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की गई, जिसमें अगर यहां पर जिंगजियान रीजन में अगर कोई कम्युनिटी यहां पर कुछ भी गलत काम करती है तो तुर्की में ले जाकर सजा दी जाएगी, क्योंकि तुर्की मूल इनके साथ में कनेक्ट किया जा रहा है। ये हांगकांग के बारे में बात करें तो 1997 में जो हांगकांग था वो ब्रिटेन से किसको मिला था, ये चाइना को मिला था। पर ब्रिटेन ने देते हुए इसको ये बोला था कि भाई साहब 1 कंट्री और 2 सिस्टम फॉलो करने हैं, कि ये तो हम लोग मानने के लिए तैयार है कि हांगकांग चाइना का पार्ट हो जाएगा, यानी कि 1 कंट्री होगी, पर लेकिन 1 कंट्री के अंदर 2 सिस्टम फॉलो करोगे, यानी कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसी के घुमा फिराकर सब मेंबर सामने आते रहते हैं, पर लेकिन हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आप लोग नहीं लगाओगे। तो ये बात यहां पर कर इनके द्वारा आगे चीजों को बढ़ाया गया। पर लेकिन चाइना क्या कर रहे हैं,
दोनों एरिया में यहां पर अपना दबदबा दिखा रहा है और सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है हांगकांग को भी, और यहां पर जिंगजियान वाले रीजन को तो अपने कंट्रोल में यही है। हमारी कंट्री के साथ में भी यहां पर इसका कुछ पोर्शन टच करता है, तो इसलिए हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर शांति रहेगी तो अच्छी बात है यहां पर, ठीक है। चाइना का जो एग्रेशन है यहां पर यूएसए के जो अलाई पार्टनर है उनको लेकर काफी ज्यादा देखने को मिला, खासकर जब इलेक्शन चल रहे तो चाइना को यह लग रहा था कि वो नहीं कहते कि मौके का फायदा उठा लो, तो उस टाइम पर यहां पर क्योंकि यूएसए कुछ करेगा नहीं, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो उस टाइम पर काफी ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश इनके द्वारा की गई। प्रेशर बनाया जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ट्रेड बैन लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो पहले एक टाइम पर जो पहले को ऑस्ट्रेलिया को परमानेंट मेंबर बनाने की बात की जा रही थी, जो हम लोग मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के प्रेशर में आकर वहां से अपने हाथ खींच लिए थे। पर फिलहाल अभी क्वाड का भी ग्रुप है और जो मालाबार एक्सरसाइज है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो इसके चलते बात यह है आगे आने वाले टाइम में कि ऑस्ट्रेलिया जो है कंप्लीटली चाइना से अलग हो चुका है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं क्वाड में, और इस तरीके से एग्रेशन जो दिख रहा है तो उसको लेकर भी बात की जाएगी चाइना के साथ में। जो यहां पर अभी जापान के पास में जो यहां पर सिंकाकू आइलैंड है, ये चाइना बोलते हैं मेरा आइलैंड है, जापान बोलते हैं मेरा आइलैंड है, तो चाइना वहां पर दबदबा दिखाता है अपना, तो ये भी बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो यहां पर चाइना की जो आर्मी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो ये यहां पर दबदबा इनका काफी रहा यहां पर, और इंडिया और चाइना आमने सामने खड़े रहे। अच्छी बात ये रही कि हम उनके सामने झुके नहीं, फिर से जैसे पहले डोकलाम वाले एरिया में, डोकलाम जो वाला एरिया था यहां पर, यह था भूटान चाइना जो और इससे इंडिया के बॉर्डर पर, ठीक है, चुंबे वैली है, याद रखिएगा इसको चिकन नेक बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया में इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने खड़े रहे, तो फिर दोनों ने सहमति से एक दूसरे को पीछे हटाया, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि चाइना के डर से हम लोग पीछे हट गए। तो ये कई बार यहां पर ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज आप लोग बोल सकते हैं, वरना चाइना का और ज्यादा दबदबा बढ़ता है यहां पर। इसी के साथ में अगर बात करें चाइना के साथ में, तो जो चाइना है यहां पर ये चाह रहा है कि जो ट्रंप के टाइम पर जो भी पॉलिटिक्स थी उसको साइड में किया जाए और फिर से एक अच्छे रिलेशन लेकर ये आगे बढ़े, तो चाइना ये चाह रहा है, और यहां पर जो बाइडेन क्या चाह रहे हैं वो देखने वाली बात होगी भी, तो वो डायलॉग डिस्कस किए जाएंगे। तो ये इस तरीके से क्या क्या चीजें निकलने वाली है, तो ये चाहते हैं कि एक तो यहां पर एंड किए जाए जो यूएसए के जो ट्रेड सेक्शन है। पहला एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, डोनाल्ड ट्रंप सामने क्या कर रखी है, अपनी ही कंट्री की कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं कि वो चाइना के जाकर वहां पर एक तरीके से वो व्यापार न कर सके, यानी कि खुद ये देखिए, एक तो होता है कि सामने वाले की कंपनी पर, कंट्री कंपनी पर हम लोगों ने कुछ टैरिफ लगा दिए, तो उससे सामने वाले को गुस्सा होगा, अपनी ही कंट्री की कंपनी पर टैरिफ लगा दिए, चाइना के अंदर वीजा बैन कर दिया ताकि वो चाइना में जाकर काम न कर सके। तो ये इसके मुद्दे पर भी बात की जाएगी। इसी के साथ में जो कंसुलेट जो खोलने की बात की जा रही है ह्यूस्टन में, ताकि रिलेशन को नॉर्मल किया जा सके। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें चाइना चाहेगा कि अच्छे से इनके ऊपर बात की जाए और रिलेशन को नॉर्मल बनाने की कोशिश की जाए। अब यहां पर जो बात की जा रही है, बिल्कन के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई यहां पर, तो ये क्या बोल रहे हैं, बिल्कन कौन है अभी मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, ये है एंटोनी बिल्कन, ठीक है। तो ये कौन है, ये यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो इनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दी गई है, ये कह रहे हैं कि अगर बिल्कन की स्टेटमेंट के हिसाब से चले तो यूएसए क्या करेगा, कॉम्पीट करेगा चाइना के साथ में जहां जरूरत पड़ती है, कोलैबोरेट करेगा जहां जरूरत पड़ती है, और इसी के साथ में एडवर्स रहेगा अगर जरूरत पड़ती है चाइना के साथ में, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि चाइना को ऐसा नहीं है कि एक नीति लेकर चलेगा, जैसा भी उसकी रिएक्शन रहेगी चाइना, उसकी अपोजिट रिएक्शन यहां पर उसी के पैरेलल में रिएक्शन यूएसए की देखने को मिलेगी। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, कोविड-19 को टैकल करने की बात आ गई, या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में बात करें, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन किया जा सकता है दोनों कंट्री के द्वारा। दोनों कंट्री के बीच में जो लड़ाई हो रही है, इसका खामियाजा ऑल ओवर वर्ल्ड को भुगतना पड़ रहा है। यह माना गया अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कि यूएसए और चाइना की जो टैरिफ वॉर चल रही है, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने वाली जो बात चल रही है, इसके चलते 600 बिलियन का जो वर्ल्ड को नुकसान झेलना पड़ रहा है अब तक का, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। क्योंकि जैसे ईरान के बारे में बात करें, ईरान का और साउथ कोरिया के साथ में जो रिलेशन था, साउथ कोरिया ने ईरान से तेल खरीदे, पर लेकिन साउथ कोरिया ईरान को पेमेंट नहीं कर पाया, तो बिलियंस ऑफ डॉलर का पेमेंट रुका पड़ा है साउथ कोरिया का ईरान के साथ में। तो ईरान की खस्ता हालत हो रही है इसके चलते, तो ऐसे ऐसे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से इंडिया के भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं ईरान के साथ में, तो यूएसए के सैंक्शन की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रसिया और चाइना, सॉरी यूएसए और चाइना के बीच में दिक्कत देखने को मिल रही है, इनकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रॉब्लम निकलकर सामने आ रही है। अफगानिस्तान एक काफी बड़ा मुद्दा है यहां पर बात की जा रही है, यहां पर ट्रोयका, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें 3 मेंबर हैं, रसिया, अफगानिस्तान और यूएसए, ठीक है। सॉरी अफगानिस्तान के तो बारे में बात कर रहे हैं यहां पर है यूएसए, चाइना और रसिया, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान में शांति बनाकर कैसे रखनी है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे, तीनों कंट्री मिलकर जो कि अपने आप को पावरफुल कंट्री या सुपर पावर की तरीके से देखते हैं, तो ये कंट्री इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें अफगानिस्तान के अंदर कैसे नॉर्मल से लेकर आनी है। अब यहां पर उसके बारे में ऑलरेडी कई सारी मीटिंग भी चल रही है, तो आगे देखने को मिला क्या अच्छी चीजें हैं। पॉसिबिलिटी जो है यहां पर बेसिकली जो समिट यहां पर हो रही है यूएसए की, तो इसके चलते यहां पर आगे जो इनके प्रेसिडेंट हैं, जैसे जो बाइडेन हो गए ये यहां पर, और चाइना के हो गए शी जिनपिंग, तो ये अभी जो मीटिंग हो रही है जो
प्यादों के अंदर, तो ये आगे चलकर इनके जो उन्हें कहते हैं लीडर जो है वो सामने आएंगे फिर निकलकर, ठीक है। तो अभी जैसे शतरंज में देखा होगा ना प्यादे होते हैं, तो अभी प्यादे मिल रहे हैं, आगे फिर यहाँ पर राजा रानी मिलेंगे आकर, ठीक है। अगर इंडिया के बारे में बात करें, हमारी कंट्री को आप लोग किस तरीके से देख सकते हो, देखिए अगर चाइना और यूएसए के साथ में रिलेशन अच्छे होते हैं तो हमारी कंट्री को भी इससे फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए कोल्ड वॉर जब चलती है ना, वो कहते हैं अगर बड़ी बिल्डिंग गिरती है तो आसपास वाली जो छोटी छोटी जो बिल्डिंग है उनको नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। तो अगर इनके बीच में कोल्ड वॉर हट जाती है तो एक अच्छा माहौल बनेगा ट्रेड के लेकर, तो एक तरीके से अच्छे लेवल पर काम चलेगा, क्योंकि दो हाथी जब लड़ते हैं तो दूसरों को भी नुकसान होता ही होता है, तो कई सारे खामियाजे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छे रिलेशन रहेंगे तो कल को साथ में चाइना और इंडिया के भी रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये बाइडेन के बारे में बात करें, और बाइडेन की जो वेस्ट एशिया की पॉलिसीज है, तो वेस्ट एशिया की पॉलिसीज ऐसा बोला जा रहा है कि टिंडर बॉक्स है, यानी कि टिंडर बॉक्स कैसे बोला इसको, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कई सारी समस्याओं का पिटारा है। आखिर ऐसा क्यों बोला गया वेस्ट एशिया के बारे में, तो वेस्ट एशिया को अगर आप लोग देखेगा तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में आप लोग को चीजें देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। जैसे जो बाइडेन 46वें प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, तो 36 दिन के अंदर अंदर इन्होंने यूएसए के जो प्रेसिडेंट बनने के बाद में इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी, यहाँ पर फरवरी 25 यूएसए के द्वारा बॉम्ब गिराया गया ईरान की फैसिलिटी सीरिया के अंदर। तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर ईरान के जो बेसिकली सपोर्टर जो ग्रुप है उनके द्वारा अमेरिकन बेस जो कि इरबिल के अंदर है, जो यहाँ पर इराक कुर्दिस्तानी कम्युनिटी के सपोर्ट में रहते हैं, तो वहां पर इनके द्वारा अटैक किया गया। कुर्द एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि कई सारी कंट्री के बॉर्डर पर रहती है, जैसे तुर्की हो गया इधर, अर्मेनिया हो गया उधर, ईरान हो गया इधर, इराक हो गया इधर और सीरिया हो गया इधर। तो ये कुर्दिस्तान कम्युनिटी के लोग ये बोलते हैं कि हम लोग को अपना अलग से कंट्री बनाना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये इनमें से निकालकर एरिया अपना अलग से कंट्री बनाना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो यूएसए को सपोर्ट करते हैं। तो ये कुर्द कम्युनिटी जैसे सीरिया से यूएसए बाहर निकला, इसके चलते यहाँ पर तुर्की ने इसके ऊपर सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया और भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिली। तो इसको अभी मुद्दा बनाकर यहाँ पर सामने लाया गया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर ये थी किसके बारे में, ये थी जो बेसिकली अभी सऊदी अरेबिया के बारे में। जो बाइडेन ने आते यहाँ पर जो जमाल खशोगी थे, जमाल खशोगी एक जर्नलिस्ट थे, ये यहाँ पर तुर्की में रहते थे। तो तुर्की के अंदर जो इस्तांबुल कॉन्सुलेट में यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया के बेसिकली रेजिडेंट भी थे। तो यहाँ पर इनको किसी दूसरी औरत के साथ में शादी करनी थी, तो इसलिए उसकी क्लैरिफिकेशन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके लिए यहाँ पर ये जो इस्तांबुल के अंदर कॉन्सुलेट था किसका, सऊदी अरेबिया का, वहां पर गए। तो इनके द्वारा भेजे गए जो इनके कुछ लोग थे, उन्होंने इनकी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काटकर उसको ये माना जाता है कि एसिड में पिघलाकर नाली में बहा दिया, यानी कि एक भी रिमेन नहीं मिला। तो इसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जर्नलिस्ट थे उनके द्वारा अपनी आवाज उठाई गई कि इस तरीके से जो सऊदी अरेबिया के बारे में ये जो बातें लिखते थे तो उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है 2 अक्टूबर 2018 में चीज देखने को मिली, यानी कि गांधी जयंती के दिन। तो जिस दिन वैसे नॉन वायलेंस की बात की जाती है तो ये भी काफी बड़ा इशू उस टाइम पर सामने निकल कर आया। तो अब ये है कि कैसे यहां पर चीजों को नॉर्मल किया जाएगा। जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान को ऑपरेशन का ऑर्डर देने के लिए दोषी पाया गया यहां पर जो बाइडेन के द्वारा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी यहां पर सैंक्शन लगाने की बात की गई एक जर्नलिस्ट को मारने के चक्कर में। तो ये मुद्दा है यहां पर। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यह है ईरान इशू। देखिए जब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे यहां पर प्रेसिडेंट, इनके साथ में ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील साइन की गई। ये न्यूक्लियर डील साइन की गई तो ये न्यूक्लियर डील काफी अच्छी थी, ईरान ने अच्छे से फॉलो की, तो नॉर्मल रिलेशन हो रहे थे। पर लेकिन एक ऐसी दुर्घटना घटी, उल्का पिंड गिर गया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए पावर में। जैसे 2016 में डोनाल्ड ट्रंप पावर आए नवंबर के महीने में, 8 नवंबर को एक तो डोनाल्ड ट्रंप आए थे, ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। और एक और चीज हुई थी 8 नवंबर को क्या आप लोगों को याद है क्या हुआ था बताइए, चलिए देखता हूं किस किस को याद है। तो यहां पर इनके द्वारा ये क्या किया गया, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गए। तो यहां पर जो इनके द्वारा पूरा एक अच्छा खासा सेट किया गया था पूरा स्टेज, इन्होंने आकर उसके ऊपर रायता फैला दिया, ये कंडीशन देखने को मिली। और इनके रायता फैलाने के चक्कर में यहां पर ये छोटू इनके चक्कर में नहीं आया, यानी कि चाचा भतीजे के बीच में यहां पर रिलेशन अच्छे नहीं बने। रीजन क्या था ये समझ गया, क्योंकि ये कुछ भी अगर डिस्कस करता है तो अपने फूफा चाइना के पास पहुंच जाता है। चाइना से जाकर पूछेगा कि फूफा जी ये बताइए कि उसके साथ में बात करनी है, तो फूफा जी ये बताइए उनसे मिलने जाना चाहिए। तो हर बार ये चाइना से पूछता था और चाइना इसको टैकल कर रहा है। चाइना के हाथ में 2 प्यादे हैं यूएसए को टैकल करने के लिए आज के दिन में। एक तो है पाकिस्तान की हेल्प से अफगानिस्तान में कंडीशन को चाइना टैकल करता है, तो इसलिए पाकिस्तान को काफी कंट्रोल में रखता है चाइना। और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में यहां पर जो किम जोंग उन है तो इसको अपने कंट्रोल में रखता है चाइना। तो यहां पर ये 2 ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सा बैड वर्ड हो जाएगा, उन्हें कहते हैं कि मालिक के बोलने पर कुत्ते भौंकते हैं। तो ये दोनों कंट्री ऐसी हैं जो कि यहां पर चाइना के बोलने पर अपना नजरिया दिखाते हैं और फिर यूएसए को इनके हिसाब से थोड़ा सा झुकना पड़ता है, ठीक है। तो ये चलते कंडीशन यहां पर बनती है। पर लेकिन अगर ऐसी कंडीशन चलती रहती है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी थी यहां पर, आगे चल के चाइना भी यहां पर नॉर्थ कोरिया और जो बेसिक
पाकिस्तान की कैटेगरी में जाकर यहां पर बैठ जाता तो उसको नॉर्मल करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ईरान न्यूक्लियर डील में फिर से यहां पर जो बाइडेन आने वाले हैं, पर लेकिन आसान नहीं होगा। जितना रायता डोनाल्ड ट्रंप ने फैला दिया है उसको समेटना आसान नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप 2018 में से बाहर निकल गए थे। ये जो डील थी 2015 में ये डेस्टिनेशन पर पहुंची थी। तो आगे अभी नॉर्मल चीजें देखते हैं कैसे बन पाती है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर बाइडेन की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है, इनमें जो 3 इशू मैंने आप लोगों को बताए, एक तो जमाल खशोगी वाला इशू, दूसरा जो यहां पर अभी मैंने बताया जो सीरिया वाला इशू मुद्दा चल रहा है, और तीसरा जो ईरान वाला मुद्दा चल रहा है। डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक नहीं है, पर लेकिन ये बहुत बड़ा इनका बैकग्राउंड में एक दूसरे के साथ में कनेक्शन देखने को मिलेगा वेस्ट एशिया पॉलिसी में शांति लाए रखने के लिए। चाइना जो है यहां पर आज के डेट में एक बड़ी काफी बड़ा पावरफुल कंट्री निकल कर आ रहा है। तो आज के डेट में जो कंपटीशन है यूएसए का, वो यहां पर जो पहले यूएसएसआर के साथ में हुआ करता था जब कोल्ड वॉर चलती थी। कोल्ड वॉर को इसको आखिर कोल्ड वॉर क्यों बोला जाता है? क्योंकि आमने सामने ग्राउंड पर जाकर नहीं लड़ते हैं। इन्होंने कोई एक सैटेलाइट बनाया तो चाइना ने भी बना लिया, चाइना ने कुछ और अपना इंप्रूवमेंट किया, इन्होंने भी कर लिया। एक दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो कोल्ड वॉर अभी ट्रेड टैरिफ वॉर आप लोगों ने देखने को मिली चाइना और यूएसए के बीच में, तो एक कोल्ड वॉर होती है। तो यहां पर ये क्या चल रहा है अभी आज के डेट में? तो आज के डेट में ये जो इनके अलाइज है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उनके साथ में मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी क्वाड ग्रुप इनके द्वारा बना लिया गया चाइना को टैकल करने के लिए। तो यहां पर चाइना को जो बढ़ते हुए चाइना को रोकने की कोशिश की जा रही है, वरना आज तक चाइना ऐसा बड़ा कोई मुद्दा था नहीं यूएसए के लिए। अब आगे निकल रहा है तो उनको इससे दर्द हो रहा है। अगर कोई इंसान किसी इंसान से आगे निकलता है तो दर्द होता ही होता है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। अब इनको भी दर्द हो रहा है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। मिस्टर जो बाइडेन है वो आज के डेट में वेस्ट एशिया पॉलिसी को ज्यादा इसके अंदर घुस नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको चाइना को टैकल करें, पर लेकिन इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये इनको होने ना निगला जाए ना उगला जाए, वो वाली कंडीशन हो गई है वेस्ट एशिया पॉलिसी, जिसमें बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई सारे अलाइज हैं यहाँ पर, इजराइल हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, तो इनको कैसे लेकर चलने हैं। और बहुत सारे इनके ट्रूप भी हैं वहां पर, अलग अलग इनके सपोर्टर कंट्री हैं, जैसे कि जो इनके यूरोपियन कंट्री है, तो उसको कैसे लेकर चला जाएगा। तो ये कई सारी बातें यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो कई सारी ऐसी कंडीशन सामने निकल कर आएगी। अगर आगे बात करें यहां पर मिस्टर ओबामा जो है उनके द्वारा ईरानियन जो न्यूक्लियर डील है वो इसीलिए यहां पर लाएगी ताकि सिचुएशन को नॉर्मल बनाया जा सके। पर लेकिन अभी यहां पर ये भी कोई आसानी चीजें नहीं चल रही है, इसमें भी कई सारी कंडीशन आप लोग को देखने को मिलने वाली है। तो ये एक आसान काम नहीं है, इसलिए इसको टेंडर बॉक्स बोला गया है। तो बाइडेन के लिए यहां पर एशियन पॉलिसी टेंडर बॉक्स है। बराक ओबामा नैरो माइंड रखते थे, क्योंकि उस टाइम पर उनके द्वारा बेसिकली क्या किया जाता कि बस डील साइन कर लेनी है, बाकी और कुछ भी चलता रहे। इजराइल को भी साइड में, पर इनको इजराइल को भी साथ में लेकर चलना है। तो बाइडेन जो है वो आज की डेट में किस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और कैसे बैलेंस बना पाते हैं इन तीनों के अंदर, तो ये देखने वाला मुद्दा होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये पॉइंट थे जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये बात करें आधार के मुद्दे पर, आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है, इनएफिशिएंसी इन आधार प्रोजेक्ट। अगर आधार प्रोजेक्ट जो है उसकी जो क्षमताएं रहती हैं, क्षमताएं ढंग से नहीं रहती हैं, तो ये जो वेलफेयर स्कीम है उसमें काफी इंपैक्ट डाल सकता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर एक संज्ञान लिया गया, जिसमें माना जा रहा है कि 3 करोड़ के करीब जो राशन कार्ड है वो कैंसिल कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वो आधार कार्ड के साथ में लिंक नहीं किए गए। अब जिनको राशन इससे मिलता था, सोचिए उनके घर में चूल्हा जल पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी अगर आप लोगों से बात करूं, एक सेकंड, यहां पर अभी स्टारवेशन की वजह से यहां पर डेथ भी हो गई थी झारखंड के अंदर 2017 में, अगर उसको खाना नहीं मिला। यानी कि बहुत सारे लोगों के घर में चूल्हा इसीलिए जलता है क्योंकि राशन से उनको राशन कार्ड मिल जाता है, राशन कार्ड से उनको राशन मिलता है, जिसके चलते उनकी जिंदगी आगे बढ़ती है। और अगर उनको राशन नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाएंगे। तो इस सिचुएशन को कैसे सुधारना है, तो ये वाली बहुत बड़ी मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में काफी एक अगर बात करें फिलहाल के टाइम में, तो एक तरीके से यहां पर काफी लंबे समय से यहां पर ये बातें चल रही हैं हमारी कंट्री में। आधार कार्ड के बारे में अगर बात करें तो आधार कार्ड बनाया जा रहा है लोगों का, पर लेकिन इसमें कई सारी टेक्निकल आप लोगों को जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। तो इसके बारे में क्या क्या बातें की जा रही है। जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आप लोगों को मिल रहा है, तो 90% से जो करीब अगर ऑफ द इंडिया जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है उनके पास में आधार कार्ड है। अगर आधार कार्ड है तो उसको लिंक करना पड़ रहा है राशन कार्ड के साथ में, और राशन कार्ड के साथ में लिंक नहीं हो पा रहा है तो फिर यहां पर राशन नहीं मिल रहा है। जबकि राशन जो है वो काफी लंबे समय से यहां पर राशन कार्ड भी चले हुए हैं, और ये भी लगभग दशक हो गए आधार कार्ड को भी चलते चलते। अभी फिलहाल एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसने ये बातें कुछ बोली भी थी कि यहां पर देखिए अगर बात की जाए जो आधार कार्ड का जो प्रोग्राम है, ये यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल प्राइवेसी को लेकर जो केस आया था कि यहां पर जो नहीं है कि केस यहां पर ये चल रहा था कि किस तरीके से यहां पर वेलफेयर स्कीम आप लोग चल रहे हैं, और केस पुत्र स्वामी केस भी यहां पर निकल कर आया जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया, जबकि यहां पर जो कई सारे जो डेटा यहां पर आधार कार्ड के दूसरे तीसरे दिन जो थे पब्लिक में आ जाते थे, तो वो भी बातें यहां पर की गई। अब जो स्कीम है जो पब्लिक पर्पज के लिए, तो उसको कैसे लेकर चलने, ठीक है, तो इसमें यहां पर अगर बात करें अगर फेलियर हो जाता है तो उसको कैसे लेकर चलने, अगर वेरिफिकेशन नहीं होता है किसी का आधार कार्ड के साथ में, तो क्या उसको खाना नहीं मिलेगा, तो क्या वो इंसान भूखा
होगा। तो ये कई सारे मुद्दे हैं। क्या क्या इन इफिशिएंसी देखने को मिलते हैं? कई बार तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, अपडेटिंग ढंग से नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें उसकी गलती थोड़ी है बेचारे की, जो बिना पढ़ा लिखा एक इंसान है जो खाना लेने के लिए बसा रखा है, उसकी क्या गलती है। आधार कार्ड का लिंक जो है बैंक अकाउंट के साथ में नहीं हो पाता है, तो दिक्कत देखने को मिलती है। इसी के साथ में कई बार पेमेंट में भी दिक्कत आ जाती है, पेमेंट उनको ढंग से नहीं मिल पाती है टाइम पे, उसमें भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी दिक्कतें चल रही हैं, तो ये इनका सोल्यूशन जो है ये गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा, उनके ऊपर न डाला जाए जो बेचारे जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं इसको लेकर। जो जहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या फिर नरेगा की बात कर लीजिए या एलपीजी सब्सिडी की बात कर लीजिए, ये सारे कहीं ना कहीं एक्सेसिबल तभी हो पाते हैं जब आधार नंबर इसके साथ में मिलता है। पर लेकिन अगर यहां पर इनएफिशिएंसी देखने को मिलेगी, कोई फेलियर देखने को मिलेगा, तो एक गरीब मरेगा बेचारा, गरीब को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो फेलियर ऑथेंटिकेशन आप लोगों को करने हैं, तो इसके लिए आप लोग कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर किसी के बेनिफिट मिलने में उसको देरी हो रही है तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना पड़ेगा। किसी को इसके चक्कर में कि उसका आधार कार्ड जो है राशन कार्ड के साथ में कनेक्ट नहीं हो रखा है, आप लोग उसको खाने से देने से नहीं रोक सकते, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं है। तो आप लोगों को यहां पर जो भी बेनिफिशियरी है आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया ना एक बार, तो उसको एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो आप लोग फिर उसको ढंग से इंप्लीमेंट कीजिए, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। देखिए कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट के द्वारा हालांकि प्रॉमिस किया जाता है कि एक तरीके से अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो यहां पर फेलियर हो जाता है, तो उसको यहां पर चीजें इस तरीके से नहीं रोकी जाएगी। पर लेकिन ये होता है, सब्सिडी जो बेनिफिट है वो यहां पर सिस्टम फेलियर के चलते यहां पर नहीं मिल पाते कई सारे लोगों को, और इसके चलते झारखंड में केस देखने को मिला, कई सारे लोगों की जान चली गई। अगर बात करें यहां पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेलियर के बारे में, तो यार टेक्नोलॉजी का ये बेसिकली मुद्दा है, तो ये आप लोगों को देखना है। इसमें गरीब क्या कर लेगा बेचारा। आप लोग ऑलरेडी उसके जो फिंगर हैं या फिर आइरिस स्कैन है, आंखों के पुतली का जो स्कैन कर रखा है वो आप लोग ऑलरेडी स्कैन कर चुके हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहां पर किस तरीके से अगर किसी की जो नेगेटिव गलत इंफॉर्मेशन आती है या कुछ आता है, तो ये कहीं ना कहीं जो लूप होल है वो आप लोगों को देखने चाहिए। और मैक्सिमम बेसिक होता क्या है, जो लोकल एरिया में जो गल्ले वाले होते हैं जो यहां पर ये राशन प्रोवाइड कराते हैं, वो क्या करते हैं, उनको डरा कर रखते हैं कि तुम्हारा ये नहीं होगा, तुमको राशन नहीं मिलेगा, और उनसे पैसे भी लेते हैं। अभी एक बच्चे के द्वारा, ये मैंने पहले आर्टिकल थोड़ा सा डिस्कस किया था, एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया, बोला गया कि सर ऐसा भी है कि लोगों को राशन दिया जाता है उनसे पैसे लेकर, ठीक है, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक राशन नहीं मिलेगा। मैंने एक वीडियो शेयर की थी टेलीग्राम पर भी, और वो मैंने फेसबुक पर भी शेयर की थी। उसमें दिखा रखा था कि अकबर के दरबार में अगर आप लोग जाते हैं तो वहां पर आप लोगों से जो दरबान था, जो बेसिकली गेट कीपर खड़ा रहता था, वो एंट्री करने के पैसे लेता था मिलाने के लिए, यानी कि एक तरीके से फालतू का एक तरीके घूस वसूल वहां पर कर रहा था कि अंदर तभी जाने दूंगा, जबकि ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सिस्टम था नहीं। तो ऐसा क्या होता था, उससे ये चीजें देखने को मिलती थी कि लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता था, जो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, किसी के पास में पैसा नहीं है तो वो अकबर से नहीं मिल पाता था। तो उसका जो सॉल्यूशन ढूंढा वो किसने ढूंढा, बीरबल ने ढूंढा। बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने बोला कि भाई मुझे अंदर जाने दो, तो बादशाह सलामत की अंगूठी है मेरे पास में, तो उसने बोला कि ठीक है अंदर जाने दूंगा, पर ये अंगूठी देने के बाद में तुम आओगे तो जो भी तुमको प्राइज मिलेगा या जो भी तुमको मतलब वहां पर जो भी तुमको एक तरीके से जो बादशाह सलामत देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे देना। तो बीरबल गया अंदर। बीरबल ने देखिए, वैसे तो अगर गवर्नमेंट किसी मतलब गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको क्रिटिसाइज करना आसान काम नहीं था, वहां पर दिक्कत हो सकती थी। तो बीरबल ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, उसने बोला कि जब उसने अंगूठी दी तो अकबर ने बोला कि बताओ क्या चाहिए, तो बीरबल ने बोला बादशाह सलामत मुझे 50 कोड़े की मुझे बेसिकली जरूरत है, मुझे 50 कोड़े चाहिए मुझे अपना इनाम के तौर पर, ठीक है। तो अकबर जो है सदमे में आ गया कि बोला यार ये ऐसा कैसे, अच्छा काम करने के लिए इतनी बुरी एक सजा ये मांग रहा है। तो उसने बोला ऐसा क्यों, तो उसने बताया कि गेट कीपर खड़ा था, उसने बोला कि आधा प्राइज मुझे भी देना तो इसका मतलब ये कि अगर 50 कोड़े मिल रहे हैं, 100 कोड़े मिल रहे हैं, तो आधे मेरे हिस्से में आएंगे, आधे उसके हिस्से में आएंगे, यानी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो यहाँ पर तो अगर फेलियर हो जाता है तो ये टेक्नोलॉजी को लेकर आगे चलना पड़ेगा आप लोगों को प्रॉपर वे में, ठीक है। तो इसके चलते अगर कोई ऐसी चीजें निकल कर आती हैं तो यहां पर ये उसमें लोगों की क्या गलती है, और ट्राइबल लोग जो हैं उनसे यहां पर पैसे ठगे जाते हैं कई बार उनको उनका राशन देने के लिए, तो उनको डराया भी जाता है और कम राशन भी जाता है। तो कई सारी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। गवर्नमेंट के द्वारा हालांकि बोला जा रहा है कि हम मिलकर काम करें, पर लेकिन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए सब्सिडी को ढंग से पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये मुद्दा है। इसी के साथ में जो फ्रॉड के बारे में बात की जा रही है, ये फ्रॉड रोकना पड़ेगा। जहां जहां भी फ्रॉड देखने को मिल रहा है, डीसी के साथ में चीजों को पंचायत लेवल पर लेकर जाओ। पंचायत लेवल पर तो पता है ना लोगों को कि गांव में कौन कौन लोग रहते हैं और किस किस लोगों के पास में क्या क्या चीजें, तो वहां पर मुद्दे को लेकर जाओ तो आप लोग एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं कि अगर नॉर्मल आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो प्रधान से आइडेंटिफाई करा लो, उसको तो पता है उसके गांव में कौन कौन रहता है, तो आप लोग यहां से क्यों उनका खाना रोक रहे हो। तो ये पूरा मुद्दा था, तो क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ठीक है। तो ये तो आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, उसको भी आप लोग इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। पीडीएफ यहां मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना सारी एक जगह इकट्ठी। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।